बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के आधार। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, किंतु उसके आधार सब जगह पर समान नहीं है। इसीलिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आधार तय किए हैं स्तरीकरण के, जिनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। पार्सन्स ने 6 कारकों को स्तरीकरण के आधार ठहराया है, जैसे नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता और शक्ति। इसी तरह से बच्चों सोरोकिन और वेबर ने स्तरीकरण के 3 आधारों की चर्चा की है। उन्होंने इनको सबको एक कर दिया है और कहा आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार और व्यावसायिक आधार, 3 आधारों की चर्चा की। जबकि कार्ल मार्क्स ने केवल एक ही आधार को बताया कि ये स्तरीकरण का आधार है, और वो आधार है आर्थिक आधार। बच्चों अब इस आधार पर समाज में 2 प्रकार के वर्ग पनपते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। ठीक है, स्तरीकरण के जो आधार हैं इनको हम 2 आधारों में बेसिकली बांट सकते हैं। 2 तरीके हैं इसके, 2 आधारों पर हम देखते हैं। पहला आधार है प्राणीशास्त्रीय आधार और दूसरा आधार है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। बच्चों जैसा मैंने आपको कहा प्राणीशास्त्रीय आधार, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये स्तरीकरण निर्धारण का वो आधार है जिसमें समाज में व्यक्तियों एवं समूह की उच्चता और निम्नता का निर्धारण प्राणीशास्त्रीय आधारों पर किया जाता है। प्राणीशास्त्रीय जो आधार हैं प्रमुख, उनकी चर्चा हम करेंगे 1 बाय 1, एक के बाद एक। तो प्राणीशास्त्रीय आधार का पहला जो आधार है वो है लिंग। बच्चों लिंग के आधार पर 2 लिंग की बात हम करते हैं, स्त्री और पुरुष। प्रतिसत्तात्मक परिवारों में पुरुष की सत्ता चलती है, इसलिए सब पुरुषों के रूप में समाज का स्त्री और लिंग के रूप में स्तरीकरण का सबसे पुराना आधार लिंग है, प्राणीशास्त्रीय आधार। लगभग दुनिया के सभी समाजों में पुरुषों की स्थिति स्त्रियों से ऊंची मानी जाती रही है, और इसलिए हम कहेंगे कि कुछ पद ऐसे भी हैं जिन्हें केवल पुरुषों के द्वारा ही भरे जाते हैं, पुरुषों को ही उन पर नियुक्त किया जाता है। यद्यपि अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है। नेक्स्ट है आयु। प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आयु के व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाते हैं। जैसे आपने अभी चुनाव गए हैं तो आपने देखा कि वोट देने का अधिकार केवल 18 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को ही है। ठीक है, इसी तरह से चुनाव लड़ने के लिए आयु निर्धारित है। आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उनमें भी आयु का निर्धारण है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि आयु के आधार पर समाज में 4 स्तरों पर चर्चा की जाती है: शिशु, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध। सामान्यतः महत्वपूर्ण पद बड़ी आयु के लोगों को ही प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होते हैं और इन एक्सपीरियंस के आधार पर वो उन पदों के जो निर्वाह है, कार्यों का निर्वाह वो आसानी से कर सकते हैं। इसलिए बड़ी आयु के लोगों को ही ये पद प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रजाति। प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण देखा जाता है, जहाँ एक से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं। जिस प्रजाति के लोग शासन एवं सत्ता में होते हैं तथा संपन्न होते हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं, वह प्रजाति अपने को दूसरी प्रजातियों की तुलना में क्या मानती है? श्रेष्ठ मानती है। जैसे अमेरिका व अफ्रीका में गोरी प्रजाति अपने आप को काली प्रजाति के लोगों से श्रेष्ठ मानती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जन्म। जन्म भी सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न करता है, और जो लोग उच्च कुल, वंश एवं जाति में जन्म लेते हैं वो अपने आप को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं।
अंतिम जो प्राणीशास्त्रीय आधार है वो है शारीरिक व बौद्धिक कुशलता। वर्तमान समय में व्यक्ति की परिस्थिति एवं स्तर का निर्धारण उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर होने लगा है। जो लोग अकुशल, पागल, मंदबुद्धि, क्षीणकाय और आलसी होते हैं उनका स्तर समाज में उन लोगों की तुलना में नीचा होता है जो कर्मठ हैं, कुशल हैं और हर कार्य को करने के लिए आगे रहते हैं, हष्ट-पुष्ट हैं। तो ऐसे लोगों को समाज में ऊंचा स्तरीकरण दिया जाता है। बच्चों, दूसरा जो स्तरीकरण का जो दूसरा आधार है वो है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। सामाजिक सांस्कृतिक आधार में हम बताएंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक आधारों के आधार पर व्यक्ति का जो स्तरीकरण का निर्धारण है उसकी संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक शक्ति, इनके आधार पर उसको समाज में रैंकिंग, उसका स्तरीकरण किया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक आधार में सबसे पहला आधार है संपत्ति। बच्चों, संपत्ति के आधार पर समाज में स्तरीकरण किया जाता है। आधुनिक समाजों में ही नहीं बल्कि परंपरागत समाजों में भी संपत्ति के आधार पर ऊंच नीच का भेद पाया जाता है। समाज में वे लोग ऊंचे माने जाते हैं जिनके पास अधिक संपत्ति होती है, विलासिता की वस्तुएं, सुख सुविधाओं को खरीदने की क्षमता अधिक होती है। उन लोगों की जो है परिस्थिति या उनका स्तरीकरण समाज में ऊंचा माना जाता है उन लोगों की तुलना में जो गरीब है, जो संपत्तिहीन है, उनकी स्थिति समाज में निम्न मानी जाती है। लेकिन बच्चों, एक बात और ध्यान रखने की है कि संपत्ति के घटने और बढ़ने के साथ साथ समाज में व्यक्ति का स्तर भी क्या हो जाता है, घटता बढ़ता रहता है। फिर इसके साथ नेक्स्ट है व्यवसाय। बच्चों, व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार है। समाज में कुछ व्यवसाय सम्मानजनक होते हैं, उनको ऊंचा माना जाता है, जबकि कुछ व्यवसाय है आर्थिक स्रोत ही लेकिन उन व्यवसायों को समाज में सम्मानित नहीं माना जाता है, तो इसलिए उन्हें घृणित नज़रिए से देखा जाता है। जैसे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्राध्यापक, इनका पेशा बाल काटने वाला, रिक्शा चलाने वाला, कपड़े धोने वाला, इसके साथ ही साथ चमड़े के काम करने वाला, इन पेशों की तुलना में इनका जो है समाज में सम्मान होता है ऊंचा। और इसलिए हम कहेंगे कि कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को स्तरीकरण में ऊंचा स्थान दिलाते हैं और कुछ उसकी तुलना में निम्न। ठीक है। और नेक्स्ट है धार्मिक ज्ञान। बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि भारत धर्म प्रधान देश है और धर्म प्रधान समाजों में धर्म भी क्या करता है, स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग धार्मिक कर्मकांड में संलग्न होते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं, धर्म के अध्ययन में रत रहते हैं, ऐसे लोगों का समाज में स्थान ऊंचा माना जाता है। भारत में पंडित, पुजारी, धर्मगुरु, साधु, संत और ब्राह्मण, इनकी सामाजिक स्थिति क्या है, ऊंची है, क्योंकि ये धर्म के ज्ञाता हैं। धर्म की जो पुस्तकें हैं उनकी व्याख्या करना इनका काम होता है, तो इसलिए ये अन्य लोगों की तुलना में ऊंचे माने जाते हैं। वर्तमान में धर्म के महत्व अब धीरे धीरे घटने लगा है। धर्म के महत्व के घटने के साथ साथ स्तर निर्धारण में इसका प्रभाव भी अब कमज़ोर हो रहा है, लेकिन फिर भी धर्म का अभी भी बोलबाला है। अंतिम जो बात हम करेंगे वो है राजनीतिक शक्ति। सत्ता और अधिकार, ये दोनों ही समाज में व्यक्ति का संस्तरण ऊंचा करते हैं। जिन लोगों के पास सैन्य शक्ति है, सत्ता है, शासन है, उनकी स्थिति उन लोगों की तुलना में ऊंची मानी जाती है जो सत्ता विहीन और शक्ति विहीन होते हैं। आम पब्लिक, जैसे कोई व्यक्ति चुनाव लड़कर आता है तो वो अपने आप में एक सत्ता युक्त हो जाता है, इसलिए उसकी स्थिति, उसका स्तरीकरण ऊंचा होता है। जबकि आम व्यक्ति जो कि उस व्यक्ति को लाता है चुनाव करके, वो व्यक्ति उसकी तुलना में निम्न माना जाता है। तो इसलिए बच्चों, समाज में आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों की बात जब हम करते हैं
तो ये सत्ता विहीन लोग, शक्ति विहीन लोग समाज में जो हैं निम्न माने जाते हैं, बजाय जो लोग सत्ता युक्त होते हैं। ठीक है, शासक और शासित का भेद सभी समाजों में दुनिया में पाया जाता रहा है। इसलिए सी राइट मिल्स कहते हैं कि स्तरीकरण के लिए शक्ति महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना, और इसके साथ ही साथ जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है वो हर जगह अपना स्थान उचित कायम कर लेता है। समाज में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से वो व्यक्ति स्वतः ही प्रभावशाली बन जाता है उन लोगों की तुलना में जिनका आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव कम या नगण्य होता है। तो ये भिन्नता ही समाज में क्या करती है, स्तरीकरण को पैदा करती है। तो बच्चों, आज हमने देखा सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार, और आधार में 2 प्रकार के आधारों की हमने चर्चा की है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल फिर से। धन्यवाद।